जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ हनीफ है और आज इस वेबिनार में आप सबका खैर मकदम है। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो मौका है, आज हम याद कर रहे हैं सुरेखा आपा को। और ये प्रोग्राम जो है कल्चरल एजुकेशन सेंटर और एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर के इश्तिराक से हो रहा है। और ज़्यादा तमहीद न बांधते हुए, क्योंकि यहाँ अच्छे खासे भी स्पीकर्स हैं, प्रेजेंटेशन भी है, और अगर आप लोगों को कुछ लोगों को इत्तला करना हो तो आप इत्तला कर सकते हैं। और जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिवायत है कि कोई भी प्रोग्राम जब शुरू होता है तो तिलावत कुरान से होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ अमूबा लखनऊ के ट्रेजरर, बहुत ही सीनियर अली अनवर अबीब हलवी साहब हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि तिलावत कुरान करके बाकायदा इस प्रोग्राम को हम शुरू करें। अनवर अबीब हलवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिन माअकूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो मौका है, सुरेखा सीकरी साहिबा का इंतकाल इसी महीने होता है। और इस वेबिनार की अहमियत इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि जब ये मैसेज आया और हम लोग के अलीगढ़ के एएमयू के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे ये इन्फॉर्मेशन गई, तो बहुत लोगों के लिए तो सबसे बड़ी ये हैरानी थी कि क्या वो अलीग हैं। और जाहिर है, अगर अलीग हैं तो किस साल में उन्होंने यहाँ से तालीम ली, कब पढ़ा, कहाँ रहती थी, उनके साथ के कौन लोग थे। तो ये भी साथ में एक सवाल जो था आया। तो मेरे ख्याल से इस वेबिनार की जो अहमियत है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अभी जैसे शुरू में भी कुछ बात हो रही थी, गुफ्तगू निकली थी कि जाहिर है ये ऐसा मौका है कि शायद अगर हम ये कुछ साल पहले करते तो उनसे हम रूबरू बातचीत कर सकते थे, लेकिन आज मौका वो नहीं है। तो बहरहाल इसलिए इस वेबिनार की अहमियत जो है और ज़्यादा है। तो ज़्यादा तमहीद न बांधते हुए मैं यहाँ पे कल्चरल एजुकेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर एफ.एस. शिरानी साहब, प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीन भी हैं यूनानी फैकल्टी के। और आपसे दरख्वास्त है कि पूरी सीईसी की टीम यहाँ मौजूद है और बड़ी मेहनत से एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है। उनकी जो ज़िंदगी अलीगढ़ की है, बाद में फिल्म इंडस्ट्री है, एनएसडी का है, पूरी सारी चीज़ों पे यहाँ रोशनी डाली जाएगी। तो मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ, और बाकी लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने माइक जो हैं वो म्यूट रखें। अगर वक्त इजाज़त देगा तो बाद में हम लोग कुछ गुफ्तगू कर पाएंगे, लेकिन अभी सारे लोग जो है वो अपने माइक जो है वो प्लीज़ म्यूट पे रखें क्योंकि उससे प्रेजेंटेशन में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं शिरानी सर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा एक शेर के साथ कि गुलों में रंग भरे बादा नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादा नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं सर आपको होस्ट कर देता हूँ, तो आप अपना प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत आतिफ हनीफ साहब। इन रास्तों में जब कोई साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। हाजरीन, सुरेखा सीकरी का अलीगढ़ से बहुत गहरा ताल्लुक और उनकी शख्सियत में, उनकी पर्सनैलिटी में अलीगढ़ की झलकियां आपको अक्सर दिखाई देती हैं। खासतौर से मम्मो फिल्म के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने इस रोल को करते हुए अलीगढ़ की बूढ़ियों को अपनी नज़र में रखा था। जो बुजुर्ग खवातीन जिनसे उनका अलीगढ़ में साथपा रहा, उनकी उन्होंने बहुत से मैनरिज्म, उनकी बहुत सी लहजे और उन तमाम चीज़ों को बड़ी खूबी से उसमें रिफ्लेक्ट किया था, अदा किया था। इनका अलीगढ़ से जो ताल्लुक़ है वो इस तरह से है कि आपकी वैसे बुनियादी तालीम जो थी वो लखनऊ, और उसके बाद कुछ वक्त, थोड़े वक्त में लखनऊ ये रही, उसके बाद ये अल्मोड़ा और नैनीताल चले गई थी। लेकिन इनकी वालदा जो थी, जिनका नाम ज़ोहरा वर्मा है, वो अलीगढ़ में आई और उन्होंने अब्दुल्ला कॉलेज में, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, वुमेंस कॉलेज है, उसमें उन्होंने एक मुलाजिमत अपनी शुरू की। तो जाहिर है उनके साथ उनकी तीनों बेटियां आई।
जिसमें सबसे बड़ी का नाम है परवीन मुराद, जो कि जोरा वर्मा के पहले शौहर से थी। उसके बाद सुरेखा सीकरी, और सुरेखा सीकरी का असली नाम सुरेखा वर्मा, बाद में इनकी शादी के बाद इनका नाम सीकरी हुआ। और उसके बाद उनकी जो तीसरी बेटी थी उनका नाम था फूलमणि वर्मा। तो ये तीनों बहनें वहाँ हुआ करती थी। अब्दुल्ला में रहते हुए अब्दुल्ला कॉलेज से बाहर यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स हैं, और उस यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में आपका क़याम रहा। जाहिर है उसकी वजह ये थी कि कॉलेज नज़दीक था, लिहाजा ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में आने जाने के लिए इनको आसानी हो, इसलिए उन्होंने उस क्वार्टर को तजवीज़ किया। उस क्वार्टर में उसके पीछे बहुत सारे क्वार्टर्स भी थे जिसमें और भी लोग रहा करते थे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी अपनी किसी रिश्तेदार के साथ वहाँ पर रहा करते थे। इन बच्चों को बचपन से ज़ाहिर ड्रामे वगैरह का शौक़ था, लिहाजा वो शौक़ अलीगढ़ में भी कायम रहा। तो इनका जो अब्दुल्ला क्वार्टर है, जो इनका मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो आज भी मौजूद है, जिसमें ये लोग रहा करते थे। प्रेजेंटेशन में आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये गेट है उसका, और इसके बाद क्वार्टर दिखाएं प्लीज। ये क्वार्टर है जिसमें सुरेखा सीकरी का बचपन से लेके जवानी तक का वक्त इसमें गुजरा। अब्दुल्ला हॉल में इन लोगों ने प्लेस करने शुरू किए, वहाँ के जो ऑडिटोरियम है उसमें रिहर्सल्स करते थे। और इसके अलावा जाहिदा जैदी और साजिदा जैदी, जो कि यहाँ के इंग्लिश की बहुत मशहूर प्रोफेसर्स थी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी रहती थी, उनके साथ इन्होंने रिहर्सल्स की और ड्रामे करने शुरू किए, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने भी रोल करने शुरू किए। इस तरह से ये करते हुए इनका वक्त 1964 तक ये सिलसिला जारी रहा। 64 में कैनेडी हॉल बना, और उस जमाने में तरीका ये था कि दिल्ली से एनएसडी से अलीगढ़ की नुमाइश में प्लेज लेकर अल काजी आया करते थे। इब्राहिम अल काजी, जो कि फाउंडिंग मेंबर है एनएसडी के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो एक टीम लेकर आते थे और उनका परफॉर्मेंस हुआ करता था। चूंकि अब्दुल्ला कॉलेज में एक ऑडिटोरियम था, इसलिए उस ऑडिटोरियम में वो एक अपना सेकेंड शो किया करते थे। जब कैनेडी हॉल बन गया और उसमें शो की बारी आई, तो यूनिवर्सिटी में उस वक्त अल काजी नुमाइश में, अलीगढ़ नुमाइश में, एग्जीबिशन में अपनी टीम के साथ आए हुए थे, लिहाजा उनको लाकर रिक्वेस्ट की गई कि आप आकर कैनेडी हॉल में कोई शो कीजिए, जिसमें अमरीश पुरी मेन रोल अदा कर रहे। 1964 में फैसल काजी ने कैनेडी हॉल में जो सबसे पहला शो जो कैनेडी हॉल में हुआ, वो एनएसडी की तरफ से फैसल इब्राहिम अल काजी ने किया। और उस शो में उन्होंने कुछ अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और उनके साथ सुरेखा सीकरी भी मौजूद थी। सुरेखा सीकरी का फैसल काजी उनके बेटे थे, और इब्राहिम अल काजी से बहुत गहरा उस वक्त ताल्लुक बना, और वो उनसे बड़े इम्प्रेस हुए, इनकी लगन को देखा, और उन्होंने इनको इनवाइट किया कि आप एनएसडी आ जाइए। इस दरमियान में जब ये एनएसडी में जा रही थी, इनकी वालदा को एक रिश्ता पसंद आया जो कि एसएम सीकरी साहब के साहबजादे थे, और उनसे उनकी शादी तय हो गई। और वो बहरहाल इनके एनएसडी जाने के बाद वो शादी बाकी नहीं रही। लेकिन एक जगह यहाँ पर बहुत मशहूर है जिसमें सिप्ला कंपनी वालों का घर था, ख्वाजा साहब का, जो कि मसूद महल कहलाता है। उसमें एक बहुत बड़ी दावत की गई थी जब ये इन दोनों की शादी हुई थी। इनका जो अलीगढ़ में स्टे है, इस दरमियान में तकरीबन हर महीने एक उसूल ये था कि जाहिदा ज़ैदी के घर के पीछे जो कोर्टयार्ड था, उसके बरामदे को स्टेज बनाया जाता था, और ऑडियंस फर्श पर चादरें बिछाकर और दरियां बिछाकर बैठी होती थी, और उस पर ये लोग अपने अपने परफॉर्मेंसेस करते थे। उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ करते थे, कुछ एडॉप्टेशन थे, कुछ स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी। तो इस तरह से सुरेखा सीकरी की बहुत हद तक ग्रूमिंग की जिम्मेदारी जो थी, या उनकी जो ग्रूमिंग हुई, जो उनकी नशोनुमा हुई अपनी अदाकारी के मैदान में, वो उसमें अलीगढ़ का कंट्रीब्यूशन बहुत है। क्योंकि अलीगढ़ के बहुत सारे असातिज़ा ऐसे थे
जिन्होंने इनको बहुत सारी चीज़ों से रोशनास कराया। मसलन मुनीबुर रहमान साहब एक मशहूर यहाँ पे हिंदुस्तानी थिएटर ग्रुप के अहम रुकन थे, जो कि यहाँ पे प्रोफेसर थे फिलॉसफी में। उन्होंने इनको डिक्शन सिखाया, इनको मॉड्यूलेशन सिखाया। जायदा जैदी ने इनको मैनरिज्म, स्टेज प्रेजेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें सिखाई। तो इस तरह से ये बहुत एहसान मानती है और इन लोगों से इनका आखिरी वक्त तक ताल्लुक़ रहा। मुनीबुर रहमान साहब से इन्होंने कई बार पहले ख़तों किताबत की। उसके बाद मुनीबुर रहमान साहब ने एक बार अलीगढ़ में जो तशरीफ़ लाए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, तब भी उन्होंने बताया था कि सुरेखा सीकरी उनको फ़ोन करती हैं और शुक्रिया अदा करती रहती हैं जब भी फ़ोन करती हैं कि सर आपने जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो कुछ दिया, उसके बदौलत आज जो कुछ मैं हूँ वो आप लोगों की देन है। तो और इसके अलावा इनका जो अलीगढ़ के उस ज़माने का क्रीम था 1960 में, उसमें प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन थी, उसमें बहुत उम्दा शायर थे यहाँ पर। उन सब से इस फैमिली का रब्त रहा करता था। नसीरुद्दीन शाह का इन लोगों के साथ आने जाने के बाद इनकी जो बड़ी बहन थी परवीन मुराद, जो कि MBBS कर रही थी, MA करने के बाद उनसे उनकी शादी हुई और उनकी जो 2 बच्चे हैं नसीरुद्दीन शाह के, वो परवीन मुराद के ही वतन से पैदा हुए हैं और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। इनकी छोटी बहन जो है वो PhD करने के बाद ऑक्सफोर्ड चली गई थी, फूलबनी वर्मा, और वहीं पर वो दर्स और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। एक सुरेखा सीकरी ने जो मकाम बनाया, वो जिस तरह से उन्होंने अपनी हैसियत बनाई और बग़ैर किसी सिफारिश के और नेपोटिज्म के बग़ैर जिस तरह से जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना और कदम जमाना मुश्किल है सबके लिए, जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो वाकई इस बात का गम्माज़ है कि वो गैर मामूली सलाहियतों का एक ख़जाना थी और उनकी जगह शायद ही कभी पूर्ण हो सके। हम दुआ करते हैं कि अलीगढ़ को उनका कोई नेमुल बदल मिले और उनके लवातीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत ही अहम मालूमात थी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ ज़्यादातर मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे वो कहीं ना कहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े ज़रूर हैं, और मैं भी वहाँ रहा। लेकिन जाहिर है मुझे सिर्फ इतना ज़रूर पता था कि वो यहाँ की तालिब इल्म नहीं है, लेकिन अभी जिन पहलुओं पे आपने रोशनी डाली वो वाकई उसके बारे में नहीं पता था। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के वेबिनार्स और मल्टीमीडिया का ज़माना है, वीडियोज़ बने, सब चीज़ें प्रेजेंटेशंस में सामने आए। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारी फहरिस्त में जो दूसरा नाम है, बहुत ही अहम नाम है, जनाब मुजम्मिल हयात भवानी साहब, जो कि अभी मौजूदा दौर में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं CC के, और NSD से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। और बहुत सारी फिल्मों में आपने इनको देखा होगा, जैसा कि जॉली LLB, बजरंगी भाईजान, हैदर, यूरी, केसरी, इस तरह की तमाम फिल्मों में आपने देखा। और अभी जो CC के अहम, जिसको कहना चाहिए कि जो चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसमें एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर बहुत अहम आपकी यहाँ पे कारनामे हैं। और एक शेर के साथ अल्लामा के मैं आपको बुलाना चाहूँगा कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो इसी शेर के साथ मैं भवानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो क्या दुनिया थी जिसपे कि सुरेखा आपा ने जो है अलीगढ़ से अपनी ज़िंदगी शुरू करी और फिर वो ड्रामा और फिल्म में आगे गई, उस पर रोशनी डालने के लिए भवानी साहब मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलीफ साहब। तो जैसे कि मैंने जब ज्वाइन किया था NSD 2009 में, तो जब NSD आप ज्वाइन करोगे तो जब भी कोई NSD विजिट करता है तो सबसे पहले वहाँ की NSD के मेन रिसेप्शन पे एक गैलरी होती है, जिस गैलरी में बहुत सारी प्रोडक्शंस जो है NSD ने आज तक की है उनके फोटोज आते हैं वहाँ। तो सबसे पहले जो आप जाएंगे तो आपको सुरेखा मैम के ही पहले फोटोज मिलेंगे उस गैलरी में। तो जितने भी नए स्टूडेंट एडमिट होते थे या बाहर से जितने भी लोग आते थे, तो पहले ही उनको वो हिस्टोरिकल जो एक इरा रहा है NSD का, जिसमें सुरेखा मैम का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको वो पहले ही से ही फोटोज दिखेगी। तो अगर बात की जाए उनकी जर्नी की,
तो उसमें क्या है कि तो सुरेखा मैम के अगर जर्नी की बात की जाए, उन्होंने ज्वाइन किया था एनएसडी, जैसे अभी शिरानी सर ने बताया 65 में ही ज्वाइन किया था। तो स्पेशलाइजेशन जी के उन्होंने एक्टिंग में अपने महारत हासिल की थी उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे उन्होंने एक ब्रेक्ट का प्ले था थ्री पेनी ओपेरा, उसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में, जिसको 3 टके का स्वांग के नाम से कहा गया, जो बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम भी हुआ था। तो उसके साथ साथ ही ये जो सुरेखा मैम का जो, जिसको कहेंगे हम उरूज पे आना, उनके उनकी लाइफ में जो मेन ब्रेक थ्रू मिला वो था, उन्होंने एक कैरेक्टर किया था देवयानी करके, जो एक प्ले हुआ था देवयानी का क्या कहना, देवयानी का कहना है, सॉरी 1972 में हुआ था वो। तो वो प्ले जब हुआ था वो एक्चुअली अगस्त में हुआ था, जो 6 महीने तक पूरे इंडिया में टूर किया उसने, अलग अलग जगह पे वो प्ले हुआ। तो जो ग्रुप कर रहा था वो, तो उस ग्रुप से मैंने, एक सीनियर बहुत है, मैंने उनसे बात कर दी थी, एक कन्वर्सेशन हुआ था उनके साथ कि सर उस दौर का ये प्ले इतना हिट हुआ था, उसमें ऐसी क्या खूबी थी। तो उन्होंने कहा कि इसी प्ले से हम लोगों की 6 महीने की रोजी रोटी चलती रही, इसी प्ले से। तो सुरेखा मैम ने एनएसडी पहले कंप्लीट होने के बाद, एज पर हिज कन्वर्सेशन, जो मैंने सर से बात की थी, उनका नाम है, एक्स डायरेक्टर रह चुके वो देवेंद्र राज अंकुर जी, तो उन्होंने बताया कि एक सेकंड, तो उन्होंने बताया कि यही प्ले है वो, जब सुरेखा मैम ने एनएसडी कंप्लीट किया था, फिर वो अपने कुछ पर्सनल मसरूफियात में बिजी हो गई थी, लेकिन ये प्ले जब हमने उसमें एक्चुअली, ये प्ले जब उन्होंने किया था, ये इसमें एक कैरेक्टर था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, जो पोर्ट्रे कर रहा था, जिसमें एक अर्बनाइज्ड इंडियन गर्ल का मतलब कैरेक्टर था, जो एक थोड़ा सा रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स जो थी, वो उसमें वो कैरेक्टर करना था, वो शायद कोई और नहीं कर पाता। तो जब अलकाजी साहब ने वो प्ले फिर से देखा, तो अलकाजी साहब ने फिर से इसको बुलाया कि आप एनएसडी की रेpertory में काम करो फिर से। तो उसके बाद, इसी प्ले के बाद, देवयानी का कहना है, इसी प्ले को करने के बाद 6 महीने पूरा रन हुआ, इसको करने के बाद फिर से उन्होंने रेpertory ज्वाइन कर ली, और फिर से अलकाजी साहब के साथ रेpertory के साथ वो जुड़ी रही और काम करते रहे। और ये प्ले जो है, ये प्ले स्टॉप हुआ क्योंकि कोई और नहीं था फिर उसमें कि जो ये कैरेक्टर कर पाता, और जो ये 1972 में अगस्त में जो प्ले हुआ था, ये उसी टाइम स्टॉप हो गया। तो उसके बाद इनका सफर आगे बढ़ता गया एनएसडी में। तो इन्होंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो फिल्मों में भी, जैसे श्याम बेनेगल है, मनी कौल है, गोविंद निहलानी है, प्रकाश झा है, अमित शर्मा है। उसके साथ साथ इन्होंने, उससे पहले जो है, ये है उन डायरेक्टर्स का नाम जिनके साथ इन्होंने काम किया था, अलग अलग फिल्मों में जो है, उसमें इंफॉर्मेशन मैंने दे के रखी है कि कौन सी फिल्म में किस ईयर में बनी थी। इन डायरेक्टर्स के साथ सुरेखा मैम ने काम किया था फिल्मों में। तो अब बारी आती है हमारे, जो एनएसडी में जब ये आई, तो एनएसडी में इन्होंने बहुत सारे प्लेज में काम किया, लगभग ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा ही प्लेज है, जिसमें एनएसडी के भी कुछ प्ले हैं, और एनएसडी रेpertory इन्होंने जो ज्वाइन किया तो उसमें भी प्ले है। लेकिन इस टाइम पे एक चीज़ हुई थी, जब इन्होंने रेpertory ज्वाइन की, तो 3 एक्टर्स ऐसे थे जिनको त्रिदेव कहा जाता था, 3 तिगड़ी भी इनको कहते थे, जिसमें उत्तरा मैम थी, सुरेखा मैम थी, और मनोहर सिंह थे।
तो ये तीनों का दबदबा बहुत था उस टाइम पे। तो उनके ही प्लेज का जिक्र करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्ले हुआ था, उनको डायरेक्ट किसने किया था। तो पहला प्ले हुआ था ट्रोजन वुमेन, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर किया था हेलेन, जो डायरेक्ट किया था इब्राहिम अलफाजी साहब ने। वो रेपेट्री के साथ हुआ था। थ्री सिस्टर्स किया था इन्होंने, जिसमें कैरेक्टर निभाया था इन्होंने एरिना, जो भी वो भी इब्राहिम अलफाजी साहब ने डायरेक्ट किया। उसके बाद कॉकशन चाक सर्कल, हिरोशिमा, देवयानी का कहना है, ये फिर से हुआ था। राजेंद्र गुप्ता जी ने इसको डायरेक्ट किया था। बहुत बड़ा सवाल, बकरी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये राम गोपाल बजाज साहब ने डायरेक्ट किया था। ये भी LSD रेपेट्री के साथ हुआ था 1974 में। लुक बैक इन एंगर, राग गंधर्व, तीन एकांत, बीवियों का मदरसा, तो आधे अधूरे, चारपाई, इस पे बहुत सारे प्रोडक्शन इन्होंने किया था। लेकिन इनके साथ साथ जो मैं आपको कुछ स्लाइड में दिखाऊंगा कि इनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी कि जो भी ये कैरेक्टर निभाती थी, वो कैरेक्टर आपको एज एन ऑडियंस, अगर आप अभी भी चाहे उस टाइम की ऑडियंस जो प्रेजेंट लाइव देखती थी इनके परफॉर्मेंस, वो तो कहेगी। लेकिन इनके फोटोज अगर आज भी आप देखोगे किसी इनके प्लेस के फोटोज, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हर एक तस्वीर, हर एक पिक्चर, जो भी जिस सीन की पिक्चर ली गई है, उसमें इमोशन, उस कैरेक्टर का ग्राफ और उस कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी जो है, वो आपको दिख जाएगी आराम से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो सब पिक्चर्स, कुछ कुछ मैंने प्रेजेंट किए। ये आधे अधूरे की पिक्चर है, जिसमें जो सावित्री का कैरेक्टर उन्होंने किया था। तो जिसमें सावित्री की फैमिली को, उनके हस्बैंड काम नहीं करते, सब लोग आप जानते होंगे उस प्ले के बारे में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, हस्बैंड काम नहीं करता है, इनको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है कि ताकि मेरे हस्बैंड को काम मिले, मेरे बेटे को काम मिले। तो उसी की जद्दोजहद में घर को संभालने संवारने में, जैसे अभी ये खड़ी है और सिंपली विदाउट एक्सप्रेसिंग समथिंग, ऐसा नहीं, जैसे अभी इस स्लाइड में, इस फोटो में आपको दिखेंगे 3 कैरेक्टर्स हैं। 2 कैरेक्टर जो पहले दिखते हैं हमें, एक मेल फीमेल, वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन वो जो खुद प्रेजेंट है पीछे, उनका प्रेजेंस ऐसा है कि वो बिना बात किए हुए, बिना कुछ कहे हुए भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। कन्वर्सेशन अगर इन दोनों में हो रहा है, बट इन्वॉल्वमेंट वहां उसके फेस से ही पता चल जाता है कि हाउ शी इज इन्वॉल्व इन द सीन। ये एक और फोटो इसी प्ले का है, आधे अधूरे का। एक और प्ले है, बीवियों का मदरसा। तो इसमें चाहे आप, अब यहाँ एक बात आती है कि सेम लेडी है, अब डिफरेंट प्ले में डिफरेंट कैरेक्टर। अब जब कोई भी एक्टर किसी प्ले में काम करता है, तो एक चीज होती है कि वो अपने कॉस्ट्यूम को, अपने मेकअप को कैसे कैरी करता है फॉरवर्ड। तो जैसे आप इसमें देखिए, मेकअप से ही, जो चाहे आप इनने करली बनाया अपने बाल, वो जिसको कहते हैं हम लाम, जो बनाया है, जिस पे किसी ने लिखा था मैं काफिर हूँ बंदा नहीं इस्लाम का, तो ये वही लाम है। ये वो वाला इस्लाम नहीं, ये वाला लाम है। लेकिन जिसको एक चुनरी भी है, कुछ प्रॉप्स है, चूड़ियां पहनी है या अंगूठी, जितने भी ऑर्नामेंट्स पहने हैं, तो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी और के कॉस्ट्यूम थे, किसी और का ज्वेलरी था जिसने ये पहना है। यही एक चीज खासियत थी इनमें कि हर एक चीज को कैरी करना। अगर आपको याद होगा कि बधाई हो में जो अभी रिसेंटली इनकी फिल्म आई थी, उसमें भी ये चश्मे से, उनको जब चश्मे से ऊपर से वो देखती है, तो वो चश्मे का कैरी करना भी बहुत मायने रखता है।
जब भी वो अपने बेटे को या अपने बहू को कुछ डांटती है, कुछ कहती है, तो वही कैरी करना, देखिए तब से भी आज तक वही एक ग्राफ इन्होंने बरकरार रखा है, कहीं वो छूटा नहीं। ये भी उसी प्ले का है, बीवियों का मदरसा। यहां देखिए, ये सिंपल एक औरत है जो, ये एक प्ले हुआ था कबीर छोड़ेंगे खेत। एक दीवार पे सिर टेक के, अब हाथ हमेशा ना, एक्टर को जब भी हम कहते हैं किसी जगह पे एक्टर को ऑडिशन देता है कोई एक्टर, उसको हाथ भारी लगते हैं अपने, कि हाथ में कहाँ रखूं। हाथ थोड़ा उसको लगता है कि ये मेरे बॉडी का हिस्सा नहीं, इनसे एक्टिंग नहीं होगी। बट इफ यू लुक इन द डिटेल, कि आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का पोजीशन और आंखों का भाव जो है, और जो सिर पीछे दीवार के साथ टिका के जो वो एक थकान महसूस होती है ना, जो इंटरनल थकान है इंसान, वो इस एक्सप्रेशन में दिख रही है, जो कि बहुत कम एक्टर्स कर पाते। ये भी उसी एक प्ले का फोटो है। एक और प्ले हुआ था, लुक बैक इन एंगर, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर निभाया था एलिसन का। और इसमें क्या है कि अपर क्लास और मिडिल क्लास, इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हुई थी इस प्ले में, उसी पे आधारित था ये प्ले। तो सिंपल है, कुछ नहीं, चाहे वो उसके हस्बैंड ने उसको भले एक थप्पड़ मारा है, शायद ये, मैंने ये प्ले नहीं देखा है, बट एज पर सीन को अगर देख के आपको ही लगेगा कि कोई किसी से गुस्सा हुआ है, और उस गुस्से का रिएक्शन, उसका उसका इमोशन उस टाइम पे क्या है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। एक और प्ले हुआ था महाभोज, जिसमें इन्होंने पार्ट किया था। अब देखिए सर, कि जो यहाँ पे इसी फोटो में कुछ नहीं, अब जो हम अभी बीबियों का मदरसा था, और वही लेडी है जो महाभोज प्ले में एक्ट कर रही है। एक कॉस्ट्यूम है, उसी कॉस्ट्यूम को पहन के एक सीनियर, तो एक तो ना एक वो ग्रेस जो आया है, जो सीनियरपन इसमें आ गया है, वो इस फोटो में दिख रहा है। इनके एक्शन से, चाहे इनके पास जो भी प्रॉप है, उसको कैरी करके उसको अपने पूरे ना कैरेक्टर में ढाल के वो सब दिखा। ये भी उसी का प्ले का फोटो है, महाभोज का है। ये एक और प्ले है जिसको डायरेक्ट किया था अंकुश जी ने। तो ये तीन एकांत, ये एक्चुअली तीन सोलोलॉकीज थी, तीन कहानियां थी। जो एक कहानी लोनलीनेस, एक एक वाइफ की कहानी थी, और एक वीकेंड का एक कहानी है, जिसमें इन्होंने एक जो तीन कहानी में से इन्होंने इस पाप प्ले किया था, एक्ट किया था इसमें वीकेंड में। तो इस प्ले के बारे में है ये कि एक इनको एक लड़के से प्यार हो जाता है जो ऑलरेडी शादीशुदा होता है, लेकिन जिनसे वीकेंड पे मिलने जाती है, बार बार मिलने जाती है हर बार। तो इसमें क्या है कि जो ये आपने अगर महाभोज का अभी देखेंगे, महाभोज में अगर जैसे हमारे पास महाभोज के भी पिक्चर है, आप देखेंगे पीछे पूरा सेट लगा है, अलमीरा लगी है, प्रॉप्स है, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है, एक घर का माहौल है, फर्नीचर भी रखा है, इवन प्लेट कप जो भी है, अखबार आपको दिख रहा है, या पीछे वॉल हैंगिंग भी है, या फ्रेम्स भी दिख रहे हैं आपको। तो वो एक पूरा सेटअप है, वो सेटअप में आप एक्ट कर रहे हो, वो इजी है। लेकिन जैसे इस प्ले में है, कुछ भी नहीं है, सिंपल दो तीन प्रॉप है, और सिंपल एक बेड रखा है। और नेक्स्ट जो स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, वो भी उसमें एक सिंपल इनका बैग है, प्रॉपर टॉवल शीट है, और बैग अपना है। लेकिन इनका इस
कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्वॉल्वमेंट जो होता था इनका, वो बहुत कैरी करता है। आप सिंपली बॉडी लैंग्वेज यहाँ देखेंगे, एक पैर ऊपर थोड़ा बेंड करके है, दूसरा स्ट्रेट है, और अपने थॉट में खो के अपनी डायरी वटेवर जो नोट डाउन कर रही है, वो सब इनमें खूबी थी, जहाँ ये हर बार हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करती थी अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया भवानी भाई। और मुझे इसी बात से एक शेर याद आता है, अलीगढ़ के वक्त का है, जब मैं उस वक्त स्टूडेंट था। और अभी आपने जैसे जो बॉडी लैंग्वेज की बात करी और जिस तरह से दिखाया तस्वीरों से कि कैसे सुरेखा आपा ने तस्वीरों में, जैसा कि हम देख सकते हैं, उन्होंने कैरेक्टर को जिया है। तो मुझे जो शेर याद आता है कि इनकलाबे दहर से या गर्दिश तकदीर से, इनकलाबे दहर से या गर्दिश तकदीर से, अब नहीं मिलती मेरी सूरत मेरी तस्वीर से। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी यहाँ पे वजाहत एक एक कैरेक्टर की उन तस्वीरों के हवाले से करी है। और शायद जाहिर है वो हमें तस्वीरें मिल भी नहीं सकती थी और हम चाहते कि वो कौन सा प्ले था, और बहुत जाहिर है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आपने मालूमात यहाँ पे हम सबको फराहम कराई है। और इसी के साथ में हमारी फहरिस्त में जो अगला नाम है, बहुत ही अहम नाम है, फरीदून शहरियार साहब का। और मुझे जाहिर है बहुत तवील तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर और कंटेंट हेड हैं hungama.com मुंबई में, और हम रेगुलर इनको फेसबुक में, इंटरव्यूज़ में और बॉलीवुड में और तमाम चीज़ों में इनको देखते रहते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है, जो अलीगढ़ का ख़ास किरदार है, क्योंकि 90s का दौर था, जब आप भी थे हम भी थे, एक ही टाइम था, बैचमेट है हमारे। और लेकिन जो सबसे ख़ास चीज़ है कि शहरियार साहब की जो विरासत है, जो लिगेसी है, उसको जैसा आगे ले जाके मुंबई में कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, और अलीगढ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं 21वीं सदी में, ये सबसे बहुत अहम बात है। तो मैं चाहूँगा कि फरीदून शहरियार से, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को देखा है और सीसी में, कैनेडी में, तो आप यहाँ पे अपनी बात सामने रखें। और मुझे एक ही ज़ाहिर है, मुझे जो शेर कहना चाहिए, मुझे याद खुद ब खुद आ रहा है कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दरो दीवार को गौर से पहचान लीजिए। फरीदून शहरियार साहब। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। जी जी जी। और शुक्रिया बहुत बहुत। सो सुरेखा जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैंने उनसे पिछले 2-3 साल से मेरी उनसे वाकफियत रही है। और बधाई हो, जब मैंने फिल्म देखी थी प्रेस शो में, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। अब लेकिन प्रेस शो में क्या होता है कि प्रेस शो में सारे जर्नलिस्ट होते हैं, तो वो आपको बहुत बार जर्नलिस्ट जो होते हैं वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं अपने आप को जाहिर करने में सर्टेन सीन्स के ऊपर। फिर मैंने उसको फिर से सेकंड टाइम मैंने फिल्म देखी थिएटर में फैमिली के साथ में। नाउ थिएटर में जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको फिर ऑडियंस का आपको एक नेचुरल रिएक्शन होता है। इफ दे आर लाइकिंग इट, दे आर लाइकिंग इट, एंड दे गिव यू दोज रिस्पॉन्सेज। बहुत से मोमेंट्स थे जब सुरेखा जी के जो डायलॉग्स हैं उस फिल्म में, जो सीन्स हैं, एंड द थिएटर यूज्ड टू इरप्ट। बहुत लोग उनके डायलॉग्स को, उनकी सिचुएशंस को पसंद करते थे। पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वो आए स्क्रीन के ऊपर और वो कुछ ना कुछ तो वो कमाल करेंगे। एंड वो एवरी टाइम शी वाज देयर ऑन द स्क्रीन एंड शी वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। सो फिल्म देखने के फौरन बाद मैं जब बाहर निकला तो मैंने पार्किंग से ही मैंने फेसबुक मैंने पोस्ट किया that I've seen this film once again and I want to interview सुरेखा जी। इमीडिएटली किसी ने मुझे नंबर उनका भेजा व्हाट्सएप पे, and I called her up from the parking lot itself of the cinema hall, और उन्होंने फोन उठाया और मैंने उनको बताया कि मैंने अभी सेकंड टाइम आपकी फिल्म देखी है और मुझे बहुत पसंद आई और मेरी नज़र में आप इस फिल्म की सुपरस्टार हैं, और मैं बहुत एहसानमंद होऊंगा अगर आप मुझे कुछ वक्त दे सकें हमारे ऑफिस आके और हम आपके साथ में इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो शी वॉज वेरी काइंड एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिल्म में, बधाइयों में, उनका बहुत ही एक तरीके से एग्रेसिव कैरेक्टर है। वो अपनी बहू को भी आड़े हाथों ले सकती है, अपने बेटे को भी काफी डोमिनेटिंग है, लेकिन जब मेरी उससे बात हुई तो शी वाज एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन। और खैर आई थिंक ये एक बड़े एक्टर्स की खासियत है कि जो आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं, जिस तरीके के वो किरदार निभाते हैं, बहुत बार अपनी जाती जिंदगी में वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड होते हैं और बहुत ज्यादा बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स मैंने देखे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी is one example that comes to my mind, and
Surekha ji obviously was someone that was completely in contrast to what I had just seen in the cinema hall. So हमारी वो ऑफिस आई और हम लोगों ने उनको बुलाया. मैंने बड़ी रिसर्च करी, मैंने तैयारी करी इंटरव्यू के लिए. मैं बड़ा एक्साइटेड था और ऑब्वियसली मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में पता था. मुझे उनसे अलीगढ़ की उनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे इल्म था. एंड एक मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं सीनियर बहुत, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उनसे कुछ अलग पूछा जा सकता है, आपकी उनके बारे में क्या तासुरात है. तो उन्होंने कहा कि दैट इनका करियर, सुलेखा जी का करियर कुछ हद तक शबाना आज़मी के लाइंस पे हो सकता था, लेकिन उनको उस लेवल के उनको रोल्स मिले नहीं. और फिर जब मैंने रिसर्च में मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक रिलेशनिंग में, पीआर में मैं उतना एक्टिव नहीं रही और वो सब कॉन्टैक्ट बाजी और ये सब चीजें मैं नहीं कर पाई, और उस वजह से मुझे उतने रोल्स मुझे नहीं मिले, वैसे रोल्स मुझे नहीं मिले जैसे कि मैं करना चाहती थी. अब क्या होता है कि अभी जैसे आपने थिएटर का उनका एक एक्सप्लॉइट्स देखे आपने, that she was a very very respected actress on stage. NSG में जो उन्होंने काम किया है. लेकिन जब किसी भी आर्टिस्ट का अनफॉर्चुनेटली जब इवैल्यूएशन होता है उनके काम का, तो मोस्टली आप जो विजुअल मीडियम पे आपने जो काम उनका देखा है उसी से आप उनको एनालाइज करते हैं, फिल्मों से या फिर टेलीविजन से, आज के दौर में OTT से. तो ये उन्होंने खुद भी कहा कि जो थिएटर में उन्होंने जो काम किया है, that has been extremely satisfying for her, and she's done a wide variety of roles. She was not very happy when I spoke to her with whatever she has managed to do in terms of films. Mammo ke liye unko national award mila hai, but she was not really excited about it. It was something that she felt that I could have done better. So she was not very happy with whatever she had managed to do in films. She has done some very fine works. Salim Dangle pe Mato, Naseem और Mammo is definitely there. Tamas is there. तो काफी उन्होंने काम किया है. टेलीविजन में भी उन्होंने काफी अच्छे उनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं. बनेगी अपनी बात एक सीरियल आया था. अभी बालिका वधू की वजह से उनको पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं, दुनिया भर में जानते हैं. 7-8 साल वो चला, किरदार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत टिपिकल कैरेक्टर था. बट जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो वो उतना खुश नहीं थी अपने टेलीविजन और फिल्म के सफर से. एक चीज ये भी होती है आई थिंक कि जो भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं तो वो चाहे उनको जितने भी एजाज उनको मिल जाए, लेकिन वो अपने काम से वो सेटिस्फाइड नहीं होते. उनको लगता है कि हम उसको बेटर कर सकते हैं. एंड सुरेखा सीकरी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, शी वाज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट and she had this quest for perfection, and वो कुछ हमेशा अलग करना चाहती थी. मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या काफी बार ऐसा होता है कि टेलीविजन को लोग एक इंफीरियर मीडियम के तरीके से देखते हैं, तो आपके क्या व्यूज हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंफीरियर मीडियम नहीं है, बहुत कमाल का मीडियम है, लेकिन ये होता है कि डेली सोप्स होते हैं, डेली बहुत सारे काम होता है, तो लोग उसको लाइटली लेते हैं, जो कि सही नहीं. आप उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड यू शुड नेवर टेक योर वर्क लाइटली. एंड वो आई थिंक वो दिखता है कि बालिका वधू में जिस तरीके से उन्होंने उनके किरदार को लोगों ने पसंद किया. दैट वाज समथिंग दैट हैज बीन सीन बाय एवरीवन. इंटरव्यू हम लोग का हुआ. इंटरव्यू बहुत पसंद किया लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज का कि दैट आपने सुरेखा जी जो कि एक बहुत अहम हिस्सा थी बधाइयों का, उनको आपने रिकॉग्नाइज किया एंड उनको आपने सेलिब्रेट किया. मुझे ये बाद में पता चला कि वो इंटरव्यू ज्यादा नहीं करती. I don't know वो मतलब why she agreed to do the interview, because मैं अपने वालिद साहब का मैं कहीं पर जिक्र मैं नहीं करता हूँ किसी भी तरीके से इंडस्ट्री में. So it was something that I don't know why she agreed to do it, but she did. And इंटरव्यू के बाद में भी मेरी उनसे तबादला ख्याल मेरे उनसे रहे. मैं उनको बीच में उनको मैं फोन करता था या फिर मैं उनको मैसेज करता था. SMS व्हाट्सएप पर वो नहीं थी, तो SMS में उनको करता था और वो उसका जवाब देती थी. फिर मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको पूछा. तो शी वाज एक्सट्रीमली कंफर्टिंग कि नहीं मैं ठीक हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए. और जाहिर सी बात है अलीगढ़ से हैं तो उर्दू बहुत ही साफ थी और बहुत अच्छे से बोलती थी. फिर उनको एक अवार्ड उनको मिला, तो
व्हील चेयर पे उसको लेने के लिए वो गई और मैंने उनसे फिर से मैंने फ़ोन किया, जबकि जनरली पॉपुलर अवार्ड्स को मैं उतना नहीं अहमियत देता हूँ, बिकॉज बहुत से उसमें पहलू हैं तो जो वी डोंट मेक देम क्रेडिबल। बट जब सुरेखा जी को जब रिकॉग्नाइज किया गया पॉपुलर अवार्ड से, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी नज़र में तो आई थिंक शी वाज अ हीरो ऑफ द फिल्म, बधाई हो। एंड really wanted her to do more films. She wanted to do more films. She was very independent. वो अपनी गाड़ी में आई थी ड्राइवर के साथ में, और फिर हम लोगों को नीचे छोड़ने के लिए गए। और so एक बहुत ही इंडिपेंडेंट खातून थी, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग, and she had a tinge of sense of humor as well, subtle sense of humor as well. And पर्सनल लॉस मुझे लगता है जब उनके इंतकाल की खबर मिला। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो हम लोगों ने इंटरव्यू उस वक्त किया था वो एक इमीडिएट रिएक्शन था हम लोगों का। एंड वो इनके इंतकाल के बाद में लोगों ने बहुत देखा, ब्रूट इंडिया ने हम लोगों से वो इंटरव्यू लिया। एंड उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वो लोगों ने उसको देखा, और मुझे बड़ी खुशी है कि दैट वो उसको देख पाए। लेकिन जैसे सुरेखा सीकरी जी ने मुझसे कहा था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई थिंक जितना उनके पास टैलेंट था, जो थिएटर में उन्होंने जो कमाल का काम किया है, जो कि बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं कभी। शी वाज एन एक्सेप्शनल आर्टिस्ट। एंड अगर उनको बेहतर रोल्स मिलते या फिर लाइक उनको someone could have maybe guided her better, maybe the way it works in the industry, I think बहुत कुछ हम उनसे और देख सकते थे फिल्म में और टेलीविजन में, जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद हम नहीं देखते। बट स्टिल आई थिंक शी इज अ लेजेंड, एंड उनका काम जिंदा रहेगा हमेशा। और ये बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आर्टिस्ट के काम को बाद में रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड अभी शिरानी भाई ने जो उनके घर का सारे जो इमेजेस शेयर करे, आई थिंक दैट वाज रियली फैसिनेटिंग। एक अलीगढ़ से उनका रिश्ता है और जो कहते हैं बहुत अहम है। एंड वो उसको एक्नॉलेज करती हैं। ऑफ कैमरा हम लोगों ने बात करी अलीगढ़ के बारे में उनसे। That's what I want to say. जी बहुत बहुत शुक्रिया फरीदुन भाई, आपने बहुत अहम चीज़ों पे रोशनी डाली। और जाहिर है मैं तो कहूँगा कि आपकी खुशकिस्मती है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई, कई बार बातचीत हुई। हम लोग भी वहाँ के तालिब इल्म हैं, लेकिन बस इतना ही जानते हैं कि वो वहाँ की स्टूडेंट रही हैं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये जब उनका इंतकाल होता है तो ये बहुत अहम सवाल आया जब उनका मैसेज वगैरह सर्कुलेट हुआ, लोगों को नहीं पता था कि वो स्टूडेंट हैं यहाँ की। तो बड़ी अहम ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की कि हम इस तरह के वेबिनार्स करें, वीडियो बनाएं, वो चीज़ें आज सोशल मीडिया पे आएँ। और मैं तो कहूँगा कि सीसी के पास जो अभी भवानी साहब ने और शिरानी साहब ने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, मैं तो बल्कि सजेस्ट ये करूँगा कि ये तो एक किताब की शक्ल में भी आ सकती है अगर इसको गौर किया जाए तो। क्योंकि अभी भी बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट मैं कहूँगा, और यहाँ की इस वेबिनार की खासियत ये है कि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं ये सारे अलीग हैं, लेकिन अभी भी लोगों को वो चीज़ें नहीं पता हैं। और जाहिर है अगर इसको एक किताब की शक्ल में लाया जाए और सीसी इसमें पहल ले तो ये बहुत अहम चीज़ होगी। क्योंकि इससे अब जो तालिब इल्म आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है और बाहर की दुनिया है, कम से कम उनको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये भी जो है कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि उनकी जो आवाज़ थी और जो उनकी ज़बान थी उस पर जाहिर है अलीगढ़ का असर था, जो इतनी साफ उर्दू वो बोलती थी। तो जाहिर है उर्दू की बात है तो मेरी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो उर्दू डिपार्टमेंट से ही डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी साहब का है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं यूनिवर्सिटी फिल्म क्लब के। तो आफ्ताब भाई से दरख्वास्त करेंगे कि वह आएँ और अपनी इतनी जो तवील गुफ्तगू अभी 3 स्पीकर्स ने करी है तो उसको थोड़ा सा समअप करें और अपने नज़रिए से सुरेखा सीकरी साहिबा पे जो है वो इजहार ख्याल करें। आफ्ताब नजमी साहब जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए माइक आपका। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? जी आवाज़ आ रही है। आ रही है जी 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 जी। इतनी बेहतरीन और जामे अंदाज में जिस तरह से तमाम स्पीकर्स ने गुफ्तगू की है, ख़ासतौर से कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर फवाद शिरानी साहब और फरीदुन शहरयार साहब और मुज़म्मिल साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस सुरेखा सीकरी आपा के किरदार पे, उनकी शख्सियत पे। मेरे सामने इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह के तजुर्बात जो उनको हासिल हुए उनके ज़रिए से,
जाहिर है कि मैं तिफ़्ल मकतब हूँ इन सब तमाम चीज़ों में, और मैं ज़ाहिर-सी बात है कि उन तजुर्बात से सिर्फ़ महज़ूज़ हो सकता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। बहरहाल आपने मुझे मदऊ किया है, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस स्टेज पर आज जो है आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, और मेरी ये सआदत की बात है ये मेरे लिए कि मैं कुछ यहाँ पर कुछ कह सकूँ। तो मैं कुछ ज़ाहिर-सी बात है गुफ्तगू सारी हो चुकी है। मैं एक मुख्तसर सवानी ही खाका जिसको कह लीजिए कि ताकि एक नज़र में जो है सुरेखा सीकरी की का एक तारुफ़ जो है वो आप लोगों के सामने आ जाए, जो हम जैसे ही जो कम इल्म हैं उन तक जो है वो चीज़ें पहुँच जाएँ। तो अ, मैं आगाज़ करता हूँ उसका। नेशनल फ़िल्म अवार्ड याफ़्ता अदाकारा सुरेखा सीकरी का 16 जुलाई 2021 को रोज़ जुमे को अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने के सबब इंतकाल हो गया। वो 75 वर्ष की थीं। पिछले साल उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, इसके बाद से ही उनकी अलालत का ये सिलसिला कायम हो गया था। आपकी पैदाइश 19 अप्रैल 1945 को हुई। आपके वालिद एयर फ़ोर्स में थे, जबकि वालिदा उस्तानी थीं। आपकी शादी हेमंत रेगे से हुई थी। 3 बार नेशनल फ़िल्म अवार्ड से सरफ़राज़ आपका करियर थिएटर, टेलीविज़न और फ़िल्मों तक मुहित है। 1978 में अपने फ़िल्मी पर्दे का सफ़र ड्रामा फ़िल्म किस्सा कुर्सी का से शुरू किया। इसके अलावा उन्हें तमस 1986, मम्मू 1996 और बधाई हो 2018 के 3 बार नेशनल फ़िल्म अवार्ड हासिल हुआ। इससे कब्ल उन्होंने 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएनसी से ग्रेजुएट मुकम्मल किया। 1989 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी उनकी सलाहियत का एक उम्दा नमूना है। आपको टीवी सीरियल बालिका वधू में कल्याणी देवी यानी दादी सा का मनफी किरदार निभाने से काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। 2008 से 2016 तक इस सीरियल ने उनको एक नई शनाख्त अता की। 2018 में आई फ़िल्म बधाई हो में उनकी अदाकारी को काफ़ी सराहा गया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग अदाकारा का नेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। इसके अलावा उन्होंने सलीम लंगड़े पे मत रो 1989, नज़र 1990, करामाती कोट 1993, सरदारी बेगम 1996, सरफरोश 1999, हरी भरी 2000, जुबैदा 2001, काली शलवार 2002, मिसेज़ और मिस्टर एयर 2003, रेनकोट 2004, त्योडी 2009 जैसी अहम फ़िल्मों में बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। वो एक था राजा एक थी रानी, परदेस में है मेरा दिल, बनेगी अपनी बात, केसर, कहना है कुछ मुझको जैसे सीरियल में भी अदाकारी करती देखी जा सकती हैं। मजमूई तौर पर आप एक भारतीय फ़िल्म, थिएटर और टेलीविज़न अदाकारा थीं। आपकी हैसियत एक तजर्बाकार फ़नकार की है। आपकी मादरी ज़बान हिंदी थी, मगर उर्दू से जिस हद तक वो दिलचस्पी रखती थीं, वो काबिल-ए-दीद है। फ़ैज़ की नज़्म आप लोगों ने भी देखी होगी, फ़ेसबुक पे और हर जगह मौजूद थी कि फ़ैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँग को जिस अंदाज़ में शानदार लबो लहजे में उन्होंने पेश किया है और जो उस तरह से वो पढ़ती हैं, उससे उर्दू से गहरी वाक़फ़ियत, अमीक़ मुताले और उर्दू से क़ल्बी लगाव का बख़ूबी अंदाज़ा होता है। तो मजमूई तौर पे हम जब देखते हैं अदब के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से, थिएटर के हवाले से, तो हमें अंदाज़ा होता है और फिर उनकी अपनी जो ज़िंदगी है निजी, उसमें किस तरह से वो अपने आप को पेश करती हैं और उनका जो किरदार है, वो ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में और पर्दे पे, दोनों में जब हम उसका मुताला करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि एक वाक़ई जैसे फरीदुन शहरयार साहब ने अभी ज़िक्र किया कि वाक़ई वो लीजेंड थीं, तो ये बात बिल्कुल सच है और मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ के लिए भी ये एक सानेहा है और एक अज़ीम नुकसान भी है और शायद इस खला को पुर करना हर ख़ास तौर से हिंदी फ़िल्म वालों को भी और उस अलीगढ़ के लिए भी जो है ये बड़ा मुश्किल है और मैं समझता हूँ कि चंद ऐसी शख्सियात ही जो है ये बहुत अरसे में पैदा होती हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसे फ़नकार और ऐसे तजर्बाकार इंसान जो हैं, वो बहुत कम ही पैदा होते हैं और जब पैदा होते हैं तो पूरी दुनिया में वो छा जाते हैं और वो उसके साथ-साथ वो उन जगहों को भी जो है बेहद मारूफ़ और मकबूल बना देते हैं, जहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की थी या जहाँ पर उन्होंने जो है जो उनका पेशा था या मुलाज़मत थी, वहाँ पर जब वो जिस तरह से जो है वो मौजूद थे।
बेहद शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे मदऊ किया एक बार फिर। और इस पूरे प्रोग्राम का जो एक तरह से जो आप कह लीजिए कि एक पूरा क्रेडिट जो है वह आतिफ हानिफ साहब को जाता है। मैं उनका भी बेहद जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इसके ज़रिए से हम लोगों को भी मौका मिला कि हम लोग जो है अपनी बात कह सके और इस तरह से एक छोटा सा ही सही लेकिन सुरेखा सीकरी साहब को जो है हमने जो है एक उनके नाम ये उनको याद किया और इज़हार अक़ीदत जो है वो ये प्रोग्राम है। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। और जाहिर है मेरी इसमें कोई कोशिश नहीं थी, मेरी बस छोटी सी कोशिश ये थी कि कुछ लोगों को मिला दिया। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बतौर तालिब इल्म मुझे तो बस इतना पता था कि सुरेखा सीकरी साहिबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, लेकिन आज जो मालूमात यहाँ पे मिल रही है वो जाहिर है बहुत अहम है। और यहाँ पे लोग ये जुड़े हैं, हम एक चीज़ और भी ऐड कर दें कि ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद हम इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो जो बाद में फैज़ उठाना चाहें वो बाद में सुन भी सकते हैं और दूसरे लोगों तक इसकी मालूमात भी पहुंचा सकते हैं। शिरानी साहब, एक यहाँ पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोग शायद बाद में जुड़े होंगे, कुछ जिक्र कर रहे हैं कि सुरेखा आपा की तस्वीरें जो है वो सीसी और कैनेडी वगैरह में भी होनी चाहिए। आपने कुछ इसका जिक्र शुरू में किया था, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जो सामीन जुड़े हुए हैं अगर आप इसको एक बार फिर से इस पर रोशनी डाल दें तो वो बहुत मुनासिब होगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मैसेज में ये लिखा है इसके बारे में। इसके लिए हम सब कैनेडी हॉल के बाहर जो फॉयर है उसमें एक पिक्चर गैलरी बना रहे हैं जिसमें अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मीडिया और टेलीविज़न और फिल्म के लोग और भी लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वालों की तस्वीर है। उनकी एक छोटी सवाने, एक ब्रीफ उनकी हिस्ट्री जो है वो और उनके कारनामे वो उसके अंदर डिस्प्ले किए जाएंगे ताकि कैनेडी हॉल में आने वाले जो तलबा होते हैं वो जब बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं तो उनको एक इस तरह से हम एक इंफोटेनमेंट दे सकें, इंफॉर्मेशन भी दे सकें साथ में। और इसको एक और तरीका ये भी हो सकता है कि डिजिटल फॉर्मेट में रखें और वो कंटिन्यूस चलती रहे। जिस वक्त स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं किसी प्रोग्राम का, वो कैनेडी हॉल के अंदर प्रोजेक्शन के जरिए किया जाए। जी जी, ये बहुत अहम चीज़ हो जाएगी कि जो तालिब इल्म है, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उन तक ये मालूमात जो है वो पहुँच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई सारे लोगों ने मैसेज में ये बात कही थी, तो मुझे लगा कि ये उनका जवाब जो है ये उन तक पहुँच जाना चाहिए। और ये वेबिनार अब अपने अख्तिताम पे आ चुका है। मुझे एक मीर का शेर याद आता है कि अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि ये प्रोग्राम सीसी और अमूबा लखनऊ के इश्तराक से हो रहा है और अमूबा लखनऊ के सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद शुएब साहब वो जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर अलीग हैं और साबिक सीईओ हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के। तो मैं चाहूँगा कि सर आप यहाँ पे आएँ, शुएब साहब से दरख्वास्त है और सारे मेहमानों का एक इस्तकबाल तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब तो ये प्रोग्राम वेबिनार ख़त्म हो रहा है, तो जो एक रिवायत होती है कि वोट ऑफ थैंक्स जो है आप यहाँ पे रखें। सैयद मोहम्मद शुएब साहब। शुक्रिया आतिफ। MU वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन की जानिब से हम आप तमाम ख़वातीन और हज़रात के शुक्रगुजार जिन्होंने इस अहम वेबिनार में शिरकत की। सुरेखा आपा की शख्सियत से अलीगढ़ का एक बड़ा तबका बेबहरा था। आज के वेबिनार में उनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली गई, जिसके लिए हम तमाम मुक़र्ररीन प्रोफेसर FS शिरानी साहब, फरीदून शहरियार साहब, मुजम्मिल हयात भवानी साहब और डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी के एहसानमंद हैं। MU वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन लखनऊ गुज़श्ता चंद बरसों से मुस्तकिल इस बात के लिए कोशां है कि मादर दरसगाह के मुमताज़ फारिगीन पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ ताकि दुनिया को पता चल सके कि इस इदारे से कैसी कैसी बायानाज़ हस्तियाँ निकली हैं। इस कड़ी में हमने अली सरदार जाफरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर रॉस मसूद, जोश मलियाबादी, मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर कल्ब सादिक और मजाज मरहूम वगैरह पर प्रोग्राम्स मुनक़िद किए। और मजाज मरहूम तो लखनऊ में ही क्योंकि मदफून हैं, हम हर साल उनकी यौम वफ़ात यानी 5 दिसंबर को कब्रिस्तान जाकर उनके लिए फातिहा ख़्वानी का एहतिमाम करते हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारे इसी सिलसिले की एक कड़ी था, लेकिन कल्चरल एजुकेशन सेंटर AMU के ताउन के बगैर ये मुमकिन न था। हम आप सबके एक बार फिर बहुत ही मशकूर व ममनून हैं और हमारा ये सफ़र जारी है
और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ का। आतिफ ने उसमें इनिशिएटिव लिया और आतिफ हमारी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। ये शायद आप लोगों को ना मालूम हो, और इनकी वजह से हमारी कल्चरल एक्टिविटीज माशाल्लाह बहुत अच्छी चलती रहती है। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबका एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जी जी, बहुत शुक्रिया शुएब भाई। शुक्रिया। जी जी, और बहुत सारे मैसेजेस भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ रहे हैं, और जाहिर है क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है, हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली साहब भी जुड़ चुके हैं। तो अगर शिरानी साहब आप इजाज़त दें तो 2-3 मिनट हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स हो चुका है, तो अगर आपकी इजाज़त हो। जरूर जरूर सर, जरूर। क्योंकि मेजर साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं और उनकी रिश्तेदारी भी है, तो आप तक आवाज़ जा रही क्या? जी जी बिल्कुल। मोहम्मद भाई, आप तक आवाज़ जा रही? जी आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस मैंने आपको भी आपका मैसेज देखा तो मुझे लगा कि बाकायदा वोट ऑफ थैंक्स हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने तासुरात रखें तो हम सबकी खुशकिस्मती होगी। आतिफ भाई शुक्रिया बहुत बहुत। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम, मुजम्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड जय हिंद। भाई सुरेखा खाला जो है उनको हम प्यार से सुरेखा खाला कहते थे, और जो जैसे कि आप जानते हैं कि नसीर साहब की जो पहली वाइफ थी परवीन चाची, वो हम अलीगढ़ में मुलाकात हुई थी उनकी। तो सुरेखा खाला परवीन चाची की सिस्टर हैं। तो हिबा जो है मेरी फर्स्ट कजन जो हुई नसीर साहब की जो बड़ी बेटी हैं, वो उनसे बहुत ही बेहद क्लोज थी। बल्कि बालिका वधू में जो सीरियल आता है उसमें सुरेखा खाला ने जो अपना उनकी जो यंग एज का जो किरदार है वो हिबा ने उनका प्ले करा है, क्योंकि हिबा की बखूबी उनकी शक्ल उनसे बहुत ही मिलती है। और लोग कहते थे कि जब हिबा का बुढ़ापा आएगा, फैदुन भाई जानते हैं उनको पर्सनली और उन्हें मुलाकात भी हो चुकी है उनकी, तो बिल्कुल सुरेखा खाला की तरह ही उनकी शक्ल मिलेगी। तो शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने ये ट्रिब्यूट दिया और खास तौर से आपने इनिशिएटिव लिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और आपका ये मैसेज ऑलरेडी मैं अपने खानदान में पहुंचा चुका हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, शुक्रिया।